वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रायद्वीप का अध्ययन करेंगे। आइए, प्रायद्वीप भारत के बारे में मैंने जैसे कि चर्चा की थी कि ये जो भारत का दक्षिणी भाग है, भारत का कौन सा भाग? भारत का दक्षिणी भाग जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? तीन ओर से जल से घिरा है। इस प्रायद्वीप भारत में अनेक भू संरचनाएं हैं, जैसे कि हम अनेक पर्वत हैं, पठार हैं, ठीक है। भारत के इस प्रायद्वीप भूभाग या प्रायद्वीप पठार का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों तक के हुए। समझ में आ गया? लास्ट मैंने आपको बताया था कि जो आपका आर्कियन क्रम है, जैसे कि आपकी अरावली पर्वत हैं और अन्य चट्टानें, धारवा क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो जो प्रायद्वीप भारत का पठार है, ये गोंडवाना लेन का भाग है, जो आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर कार्बोनिफेरस की युग की चट्टानों तक के पाए जाते। इस भाग में आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर हम संरचना की दृष्टि से देखें तो ये प्रायद्वीप भारत का पठार जो है, ये पठार अनियमित है बेटा, इसकी कोई विशेष रूप से संरचना नहीं है, पर फिर भी अगर हम देखें तो इसकी आकृति आपकी त्रिभुजाकार है। कैसी है बेटा? त्रिभुजाकार आकृति है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए, त्रिभुजाकार, और यह त्रिभुजाकार आकृति बेटा कैसा? त्रिभुजाकार आकृति 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कितने में बेटा? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली। यहां से एग्जाम में प्रश्न आता, ठीक है। इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में आपको देखने को मिलता है उत्तर का मैदान। क्या मिलता है बेटा? उत्तर भारत का मैदान। पूर्व में आपको मिलता है पूर्वीय तटीय क्षेत्र, अर्थात पूर्वी तट, ठीक है। और इस क्षेत्र में पश्चिमी तट मिलता है, पश्चिमी तट या पश्चिम तट, इसको कहना है। हमने आपको बताया प्रायद्वीप अर्थात आपका ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ठीक है। यहां पर आप एक बार देखिए, इस संरचना में हम थोड़ा सा परिवर्तन करें और देखिए कि जो आपका प्रायद्वीप भारत है, इसका पूर्वी तट जो है वो अधिक चौड़ा है इस पश्चिमी तट से, ठीक है। इसकी चौड़ाई अधिक है इसकी अपेक्षा, ओके, ध्यान रखोगे। तो इस प्रायद्वीप भारत में अनेक संरचनाओं को पढ़ने को मिलता है, जिनमें हम पहली संरचना देखते हैं, उसका नाम है अरावली। इस अरावली पर्वत के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। अरावली पर्वत जो है, ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। क्या है बेटा? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत यदि देखा जाए तो आपका अरावली। ये अरावली पर्वत आपके गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है। कहां से बेटा? गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है? दिल्ली में मजनू के टीले तक के। कहां बेटा? मजनू के टीले तक के, मजनू के टीले। और कहां से स्टार्ट हो रहा है? पालनपुर से। कितने किलोमीटर? तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। इस अरावली पर्वत जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है गुरु शिखर। क्या है बेटा? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई यदि देखें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1722 मीटर। ये जो गुरु शिखर है, ये माउंट टापू पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर माउंट टापू एक पहाड़ी है, एक क्षेत्र है, तो वहां पर ये स्थित है, ठीक है। इस माउंट टापू याद रखना बेटा,
माउंट टापू। और इसी माउंट टापू पर दिलवाड़ा, कौन सा बेटा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जिसको महिपाल नाम के शासक ने बनाया, है ना। थोड़ा सा एक हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हो गया आपके लिए। ओके, तो क्या कि गुरु शिखर कहां पर है बेटा? आपके अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इस अरावली पर्वत के दक्षिण से लूनी नदी निकलती है बेटा। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये लूनी नदी वो लूनी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है, लुप्त हो जाती है। इस नदी को अल्पकालीन नदी कहते हैं, ठीक है, जो कोरी निवेशिका में प्रवेश करती है ना। कोरी निवेशिका में ये जाकर आपके यहाँ पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, ठीक है। बच जाएगा आप लोगों से ये कोरी निवेशिका। अभी इसी के दक्षिण से आपको माही नदी और साबरमती नदी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जो गुजरात में जाकर आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है। आपको एक प्रश्न साबरमती नदी से अगर पूछा जाए कि जो आपका गांधी जी का आश्रम साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे है, तो वो आपको ध्यान रखना है, साबरमती नदी के किनारे। चलिए तो आगे देखते हैं कि लूनी नदी और इसी पठार के दक्षिण से माही नदी भी बहती है। इस माही नदी का उद्गम मालवा के पठार क्षेत्र से धार के पास से होता है, जो कर्क रेखा को दो भागों में काटती है ना। कौन सी नदी कर्क रेखा को दो भागों में काटती है? तो आपकी माही नदी कर्क रेखा को दो भागों में काटती है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न आएगा, बनेगा। अगला जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले अरावली को देखें तो अरावली पर्वत वही पर्वतमाला है जो दिल्ली में, जिसे दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसी पर रायलसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी जो संसद भवन है या फिर हम ये कह रहे हैं कि नया संसद भवन बन रहा है, ठीक है, एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नया आपका संसद भवन बनाया जा रहा है। संसद भवन में सीटों का आवंटन अब क्या होगा बेटा, मैं आपको बता दूं कि परिसीमन आयोग के अंतर्गत 2026 में राज्यसभा और लोकसभा की सीट बढ़ाई जाएगी और वर्तमान जो हमारा संसद भवन है उस संसद भवन की क्षमता अब कम है 2026 की सीटों के लिए, इसलिए नवीन संसद भवन के निर्माण की नींव रखी गई। कब रखी गई बेटा? ये प्रश्न होगा सॉरी 10 दिसंबर, ठीक है। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो क्या है बेटा कि दिल्ली में मजनू के टीले संसद भवन, जिसको हम कह रहे हैं राष्ट्रपति भवन, कहां पर है? रायलसीना की पहाड़ी पर स्थित है। अगला ही अरावली के बाद में मालवा का पठार है और इस मालवा का पठार के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो मालवा का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के भूभाग में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसका बहुत सारा क्षेत्र आता है जो दक्कन ट्रेप की चट्टानों, मतलब लावा, कौन सा लावा बेटा? दरारी लावा, मालवा का पठार, ठीक है। इस मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछे तो आपका आंसर देंगे सिगार की चोटी। कौन सी चोटी बेटा? सिगार की चोटी। और इस सिगार की चोटी की ऊंचाई यदि पूछे तो 881 मीटर, ठीक है। जो मालवा का पठार है इसके मध्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इस मालवा के पठार से ही कर्क रेखा भी गुजरती है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार मालवा के मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है और इसे गेहूं का भंडार कहते हैं, गेहूं का अन्नागार। मतलब यहाँ पर क्या है? गेहूं सर्वाधिक उत्पादन होता है, अर्थात मध्य प्रदेश में गेहूं की डलिया के नाम से हम मालवा के पठार को कहते हैं। और ये मालवा के पठार से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, एमपी से संबंधित पुलिस में, एसआई या एमपीपीएससी के एग्जाम में, क्या कि मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु किस चीनी यात्री ने कहा? प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न मैं फिर से दोहरा देता हूं कि मालवा के पठार की यानी कि मालवा की जलवायु को किस चीनी यात्री ने सर्वश्रेष्ठ जलवायु के बारे में कहा? तो आपको चीनी यात्री जैसे आप सभी जानते हैं, हेंगसांग आए थे, फायान आए थे। तो जो फायान था उन्होंने
आपके मालवा के पठार की, मतलब मालवा की जलवायु को सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु। तो आओ यहाँ पे और दूसरा देखते हैं। मालवा के पठार के बारे में बेटा मैंने बता दिया, मालवा के पठार से मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, जिनमें हम चंबल को जानते हैं, छिप्रा, काली सिंध, बेतवा, है ना, ये सभी की सभी माही, ठीक है। इन नदियों का उद्गम आपका कहां से होता है? मालवा के। जी हाँ, ओके। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मालवा का पठार। इसी के पास में बेटा एक बुंदेलखंड का पठार आएगा, बुंदेलखंड। इसी के पूर्वी वाले भाग में आपको बघेलखंड का पठार मिलेगा। बघेलखंड, बुंदेलखंड के पठार की एक ऊंची चोटी से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, जो प्रायद्वीप भारत का इंपॉर्टेंट भाग है, जो लाल बलुआ पत्थर या आपकी चट्टानों से मिलकर बना है। लाल पत्थर आपको यहाँ पर मिलते हैं, इमारती पत्थर आपको बुंदेलखंड से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको बताना है, मैंने लास्ट कक्षा में बताई थी, क्या थी? सिद्ध बाबा की चोटी। अब सिद्ध बाबा हमें कितने मिल रहे हैं? तो सिद्ध बाबा लिख देता हूं बेटा मैं, सिद्ध बाबा। और इसकी चोटी में मतलब हम क्या कह सकते हैं, कितनी बेटा? 1172। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध बाबा कितने हैं बुंदेलखंड में? 1172 हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है ताकि आप लोग आसानी से इसे याद रख सकें, ठीक है। तो बुंदेलखंड, बघेलखंड। अब बघेलखंड आपको जानते होंगे आप, बघेलखंड आपका पूर्वी हिस्सा है, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है। सॉरी, आपको ध्यान रखना है। अगला जो भाग है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भाग, इस वाले भाग का नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या है बेटा? छोटा नागपुर का पठार। और ये का पठार ये आपका कहां पर स्थित है? ये आपका झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में स्थित है। इस छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से सर्वाधिक खनिज का उत्पादन किया जाता है, खनिज निकाले जाते हैं, ठीक है। जैसे यूरेनियम निकाला जाता है, ठीक है, अभ्रक, कोयला, लोह खनिज, मैग्नीज, अन्य कई खनिज जो यहाँ से निकाले जाते हैं। तो खनिज संपदा से संपन्न छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। इस छोटे नागपुर के पठार से दो प्रमुख नदियां दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी बहती है। स्वर्ण रेखा नदी छोटे नागपुर को पठार को दो बराबर भागों में हजारी का पठार और रांची के पठार में बांटती है, ठीक है। छोटे नागपुर के पठार को स्वर्ण रेखा नदी कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में बांट रही है। और याद रखना, स्वर्ण रेखा नदी आपके पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इसी दामोदर नदी पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था और दामोदर नदी हुगली में जाकर मिलती है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सभी एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, तो ये छोटे नागपुर के पठार के का पूर्वी हिस्सा, क्या बेटा? पूर्वी हिस्सा। और ये क्या मैंने बताया था इसमें, कि इसमें बताया था राजमहल की पहाड़ी। क्या बेटा? राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर के पूर्वी हिस्सा में स्थित है। ये राजमहल की पहाड़ी आपके यहाँ पर देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस तरह से ये मैप बनता है और यहाँ पर आपका मेघालय का पठार है। क्या है बेटा? मेघालय। चूंकि वास्तव में मेघालय का पठार जो है, मेघालय का पठार जो है ये भी प्रायद्वीप भारत का पठार है। और इस मेघालय के पठार संरचना इस तरह से देखें तो इस मेघालय यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका बांग्लादेश है। तो ये वाला जो भाग है, ये जो मैदान है, ये जो जगह है, ये जो गैप है, इसको कहते हैं मालदा गैप। क्या कहते हैं बेटा? मालदा गैप। तो मालदा गैप किन दो पहाड़ों पर्वतों के बीच या किन दो भागों के बीच में है? तो एक छोटा नागपुर के पठार और मेघालय के पठार के बीच में अगर कोई भाग है, गैप है, ये मालदा गैप है। ये गैप कैसे बना? तो ये गैप है आपकी गंगा नदी, यहाँ से गंगा नदी आई और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई और उनके द्वारा ये भाग तोड़ दिए गए और वहां पर आपका क्या बना? मालदा गैप का निर्माण। यहाँ पर संप्राय मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है।
आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो बेटा, जब तक आप भौगोलिक संरचनाओं का अध्ययन करेंगे तो आपको उसके साथ साथ पठार पर्वतों का अध्ययन के साथ साथ नदियों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि जब हम नदियों को पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न नदियों के बारे में भी आपको बताते जा रहा हूँ। यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, तो हम मान लगे अब इस मेघालय के पठार की बात करें तो वास्तव में मेघालय का पठार इस पर्वतीय क्षेत्र में है, परंतु ये किसका भाग है? ये प्रायद्वीप का भाग, प्रायद्वीप पठार का भाग है। इसमें 3 ऊंची चोटियां मिलती हैं जिनका नाम आपको जानते हैं, वहां की जनजातियों के नाम पर रखा गया है। वहां की जनजातियों के नाम पर गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, क्या रखा है? गारो, खासी और जयंतिया। ये जो खासी नाम की जो पहाड़ी है, इस खासी नाम की पहाड़ी पर मासीम राम नाम की एक जगह स्थित है जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा। प्रश्न होगा क्या विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा आपके मासीम राम में होती है। सेंटीमीटर कितने? तो 11,320 सेंटीमीटर से भी अधिक। ठीक है बेटा, 11,000 से भी है, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक तो वर्षा हो ही रही है। ओके, तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पर्वतीय मिट्टी में मिलेगी, साथ में विश्व की सर्वाधिक वर्षा है। इससे पहले यदि पूछा जाए तो क्या होगा? चेरापूंजी। क्या होगा बेटा? चेरापूंजी। प्रश्न कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा या विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? मासीम राम में। लेकिन पूर्व में कहाँ होती थी? तो चेरापूंजी में, वो भी कहीं पर है। यहाँ पर 11 हो रही हो तो यहाँ पर 10,000 हो रही होगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? अरावली, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ी और मेघालय का। ठीक है, मेघालय का पठार, जिसके हम इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं बेटा। मेघालय की राजधानी आप सभी जानते हैं शिलांग है, तो इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न होगा। अब हम नीचे की ओर चलते हैं। ठीक है, इस मालवा के पठार के समय में यहीं पर देखिए, तो इस मालवा के पठार में आपको विंध्याचल श्रेणी मिलती है। क्या मिलती है बेटा? विंध्याचल श्रेणी। ये विंध्याचल श्रेणी से प्रश्न होते हैं। क्या प्रश्न होते हैं? कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर है, या कह दे कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर या आप कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ये 3 से भागों में है। पहले तो ये मालवा के पठार में है, बुंदेलखंड के रीवा पन्ना सबके पठार में ये आती है। बघेलखंड के पठार में स्थित आपकी विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी, जिसको हम क्या कहते हैं? अमरकंटक की चोटी कहते हैं। ठीक है, विंध्याचल के पठार में ही आती है अमरकंटक की चोटी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत में ये आपको ध्यान रखना, मैकाल श्रेणी जिसको हम कहते हैं। तो ये विंध्य पर्वत जो है, ये विंध्य के नाम से, भांडेर के नाम से और संरचनात्मक दृष्टिकोण से बता रहा हूं मैं, संरचना के आधार पर विंध्य, भांडेर और कैमूर के नाम से है। और यही विंध्य पर्वत झारखंड में जाता है और झारखंड में क्या कहलाता है? पारसनाथ। पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न यहीं से होगा कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आपको बताना है क्या? पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ भी बोल सकते हैं, तो पारसनाथ की, यहां से बनेगा प्रश्न। तो विंध्य, भांडेर, कैमूर किसके भाग है? विंध्याचल के भाग है। ठीक है, विंध्याचल प्राचीन पर्वत है। ठीक है, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके मध्य से आपके विंध्याचल पर्वत के से ही हम कहते हैं मैकाल श्रेणी, और मैकाल श्रेणी से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यहीं से बेटा नर्मदा नदी का उद्गम हुआ। ठीक है, नर्मदा नदी दक्षिण में बह रही है। ठीक है, कहां से? पूर्व से पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है।
बनेगा आपसे प्रश्न। और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, किसका निर्माण करती है? एस्चुरी, ज्वालानंद मुख का निर्माण करती है। कितनी लंबाई? 1312 किलोमीटर। ये एग्जाम में प्रश्न आते बेटा, वो फैक्ट है, बिल्कुल सटीक याद होना चाहिए। इसी के दक्षिण में क्या है? इसी के दक्षिण में एक पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम क्या है? सतपुड़ा। अगर हम सतपुड़ा पर्वत को देखें पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, तो यह पर्वत भी संरचनात्मक दृष्टिकोण से 3 भागों में बटा है। पहला राजपीपला की पहाड़ी, ठीक है, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और आपका मैकाल श्रेणी, ठीक है। वास्तव में सतपुड़ा पर्वत 7 पहाड़ियों का मिश्रण का ही एक रूप है। सतपुड़ा 7 पहाड़ियां, इसमें बड़वानी, अखरानी, ग्वालीगढ़, आसीरगढ़, ठीक है, ये अखरानी, बड़वानी। आपको ये ध्यान रखना है कि बड़वानी की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, आसीरगढ़ की पहाड़ी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, राजपीपला की पहाड़ी, ये सभी का मिश्रण हम सतपुड़ा में देखते हैं। और इसी सतपुड़ा में आपको ध्यान रखना है, इसी सतपुड़ा में क्या है बेटा? महादेव है, यानी कि महादेव श्रेणी है। और इसी महादेव श्रेणी में कौन सी दे बेटा? तो महादेव श्रेणी में आप क्या है? धूपगढ़ है। क्या है बेटा? धूपगढ़। और ये जो धूपगढ़ है, ये धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जो कितनी? 1350 मीटर, ठीक है। एक चीज, दूसरी महादेव श्रेणी में ये धूपगढ़ की चोटी यानी कि ये पूरी मध्य प्रदेश की, प्रश्न होगा, हमें मध्य प्रदेश पुलिस देना है, हमें मध्य प्रदेश एसआई देना है या पीएससी का एग्जाम देना है, प्रश्न आएगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की 1350। कहां पर? महादेव। कहां पर? पचमढ़ी में। किस श्रेणी में? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। तो आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। आगे चलते हैं कि यहाँ पर अगला जो भाग है वो दक्कन का पठार है। क्या बेटा? दक्कन का पठार। चलो, इसी महादेव श्रेणी से बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और ताप्ती नदी के दक्षिण वाले भाग से में आपका दक्कन का पठार स्थित है। ये दक्कन का पठार बेटा, दक्कन के पठार से यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि दक्कन के पठार से क्या प्रश्न है। चलिए देखिए, ठीक है। तो पहली बात, भारत का प्रायद्वीप पठार तो सबसे बड़ा भूभाग है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा पठार भाग जो है क्या है? दक्कन का पठार, ठीक है। इस दक्कन के पठार का निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ बेटा? दक्कन ट्रेप की चट्टानों से, ठीक है। बनेगा प्रश्न आप लोगों से, ये दक्कन ट्रेप की चट्टानें कब, कैसे? तो बेटा यहाँ पर ज्वालामुखी आया, और वो ज्वालामुखी कैसा था बेटा? दरारी ज्वालामुखी या दरारी लावा। यहाँ पर दरार के माध्यम से क्या हुआ? एक ज्वालामुखी फूटा और दरार से हमारा लावा ऊपर आया। उस लावे के ठंडे होने से, उस लावे के ठंडे होने से, सर इंक देख लीजिए वहां पर रखा नहीं है। उस लावे के ठंडे होने से क्या हुआ? दक्कन ट्रेप की चट्टानें, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ। बेसाल्ट चट्टान जो है बेटा, इसको समझिएगा, इस निर्माण से क्या हुआ? बाद में काली मिट्टी का निर्माण हुआ। बेटा मैंने बहुत बार आपको ये चीज बता दी, आपको भूलना नहीं है। तो दक्कन ट्रेप की चट्टानें, ज्वालामुखी लावा, ठीक है, ज्वालामुखी कैसा लावा? वो भी दरारी लावा, ठीक है। तो इस वाले दक्कन ट्रेप, काली मिट्टी। और दक्कन ट्रेप की सबसे ऊंची चोटी का भी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कलसूबाई की चोटी, कलसूबाई, ठीक है, कलसूबाई की चोटी, सुबाई, ओके। एक साथ में एक और प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि इस दक्कन के पठार में ही, क्या दक्कन के पठार में ही अजंता की, अजंता पर्वत श्रेणी, अजंता की पहाड़ी, या पर्वत कह दूं या पहाड़ी, पहाड़ी है बेटा, पर्वत नहीं है। पहाड़ी और पर्वत में अंतर होता है। पहाड़ी और पर्वत में अंतर ये होता है कि जिस
संरचना, जिस पर्वत का या जिस ऐसी बड़े भूभाग का जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है वो पर्वत होगा, और कम है वो पहाड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अजंता की पहाड़ी कह सकते हैं, और ये अजंता एलोरा की गुफा इन्हीं पहाड़ियों में हमें देखने को मिलती है। और अजंता की पहाड़ी से एक प्रश्न होता है कि ऐसी कौन सी, वो प्रश्न देंगे बेटा, क्या प्रश्न रहेगा कि निम्न में से, मैं आपको वो प्रश्न बता देता हूं, जैसे कि सतपुड़ा लिखें, विंध्य लिखें, आपका अरावली लिखते हैं, और साथ में लिख देते हैं अजंता। तो निम्न में से ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न देना है हमें, है ना, हमें एक नंबर लाना है, एक नंबर का ही तो सवाल होता है। ठीक है, तो क्या कि निम्न 4 श्रेणियों में से कौन सी केवल एक राज्य में है, केवल एक राज्य में है। तो आप देखो बेटा, सतपुड़ा गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी, विंध्याचल आपके मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा वाले क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात आपका झारखंड तक के जा रहा है। ठीक है, अरावली मैंने बताया ही बेटा, पालनपुर गुजरात से राजस्थान दिल्ली तक, अर्थात 2-3 राज्य हो गए, मध्य प्रदेश का भी थोड़ा बहुत भाग आ जाएगा। ओके, याद रखना है अजंता, अजंता केवल कहां पर है, महाराष्ट्र में। बेटा ये एक बार एमपीपीएससी में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये एक बार प्रश्न इसके बारे में पूछ चुके हैं, तो ऐसा प्रश्न वो देते हैं क्योंकि हमें अपनी सूझ और समझ बनाना होता है उस सब्जेक्ट पर, तभी तो हमें कोई भी एग्जाम निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी बस आए पढ़े और बस एग्जाम निकल जाए। बेटा हर सब्जेक्ट की गरिमा है, हर सब्जेक्ट के अंदर एक गहराई है, उसे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप एग्जाम के काबिल बनते हो। भागा दौड़ी नहीं है कि आज फॉर्म भरे हैं, कल किताब पढ़ी है, परसों आपका सिलेक्शन हो जाए, संभव नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा और निरंतर पढ़ना पड़ेगा, जब तक जीतोगे नहीं तब तक के छोड़ना नहीं है, एक बार हमने ठान लिया है। ठीक है, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कहाँ है हम, यहाँ पर सतपुड़ा ये बताया मैंने। तो अजंता की पहाड़ी ये भी कहाँ पर आ रही बेटा, दक्कन के पठारी क्षेत्र। यहाँ पर बहुत सारी काली मिट्टी है, तो बेटा आपको याद रखना है कि दक्कन के पठारी क्षेत्र में आपको अब यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ काली मिट्टी, कपास वगैरह होगा, गुजराती क्षेत्र में कपास होगा। इसके अंतर्गत गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये राज्य आते हैं। और भी भाग जब मैं आपको लिखवाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये आप समझिएगा दक्कन का पठार। इसी दक्कन के पठार का छोटा सा एक भाग है जिसे दंडकारण्य का पठार कहते हैं। क्या बेटा, दंडकारण्य का पठार। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, और इस जिले से इस दंडकारण्य के पठार से हमें टीन का उत्पादन किया जाता है। भारत छत्तीसगढ़ टीन उत्पादन किया जाता है यहाँ से, टीन का। ठीक है, इंद्रावती नदी बहती है इसी दंडकारण्य के पठार पे। और आपको ध्यान रखना है कि इंद्रावती नदी वही नदी है जिस पर भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चलिए प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जो विश्व का चौड़ा जलप्रपात के समान है, यानी कि उसे कहते हैं भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा, चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा बेटा, चित्रकूट जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, चौड़ा, आपका नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, विश्व का सबसे चौड़ा और विश्व का सबसे ऊंचा नियाग्रा जलप्रपात, सॉरी आपका एंजिल जलप्रपात। नियाग्रा चौड़ा है, ऊंचा एंजिल जलप्रपात। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर चित्रकूट आपका क्या है, चौड़ा है। और आपको महात्मा गांधी गरसोप्पा याद रखना, जिसको हम महात्मा गांधी भी कहते हैं, गरसोप्पा भी कहते हैं। कहाँ पर है, जोग भी कहते हैं। शरावती नदी कहाँ है बेटा, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना दंडकारण्य से। अगला अगर हम समझ रहे हैं तो आगे बढ़े। देखिए अगला जो भाग है, इसी ताप्ती नदी के मुहाने से लगभग 1600 किलोमीटर लंबा, कितना बेटा, 1600 किलोमीटर लंबा एक सलग उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई एक पहाड़ी है।
ठीक है, उस पहाड़ी को मैं लाइन से न बनाते हुए मैं पर्वत के रूप में बनाता हूं। एक पहाड़ी स्थित है बेटा, इस पहाड़ी का नाम है पश्चिमी घाट। एक श्रेणी है, पहाड़ी श्रेणी है बेटा, क्या है? एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, जो वास्तव में पर्वत ना होकर एक भ्रंश कगार है। ठीक है, वास्तव में पर्वत ना होकर एक भ्रंश कगार है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, भ्रंश कगार कैसे बेटा? कि जब ये प्रायद्वीप भारत अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ तब ये क्या था, यहां से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, ये क्या थे? जुड़े हुए थे, तो यहां पर ये भ्रंश कगार के रूप में आया। ठीक है, वास्तव में इसकी अगर हम संरचना को देखें तो इसकी संरचना में हम क्या देख सकते हैं? इसकी संरचना में आपका इस तरह से ये जो है ये आपका पश्चिमी भाग है, यानी कि पश्चिमी पठार है। ठीक है, पश्चिमी घाट है, और ये पश्चिमी घाट इस घाट की अपेक्षा ऊंचा है। समझना बेटा, पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट आपका क्या है बेटा? ऊंचा, ऊंचा है, लंबा है और एक जैसा बना हुआ है। ठीक है, तो इसी के कारण बेटा क्या होता है कि जो अरब सागर की एक शाखा है, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून, मैं बात कर रहा हूं मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसकी एक शाखा आती है अरब सागर की शाखा। वे शाखा केरल के मालाबार तट से भारत में मानसून प्रवेश करता है, वर्षा होती है उसी पहले दिन 1 जून को। तो बेटा वो सबसे पहले इसी घाट से टकराती है, और इस पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट के पूर्व में, अब ये पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के पूर्व पश्चिम ये हो गया, तो पश्चिम में तो वर्षा ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा? पश्चिम में वर्षा ज्यादा होगी, लेकिन इस पश्चिमी घाट में ही क्या होगा? पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा क्या होगी? कम होगी। तो इस क्षेत्र को अतिवृष्टा मतलब कम, मतलब कि यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश कहेंगे, अतिवृष्टा नहीं, वृष्टि छाया, ये अतिवृष्टि वर्षा में आ जाएगा वृष्टि, और यहाँ पर वृष्टि छाया अर्थात यहाँ पर वर्षा कम होगी। समझ में आना बेटा? इसी पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री माला के नाम से जाना जाता है। क्या बेटा? सह्याद्री। और सह्याद्री पर्वतमाला उत्तर में उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण में दक्षिण सह्याद्री के नाम से जानते हैं। उत्तरी सह्याद्री की चोटी मैंने आपको बताई थी, कलसुबाई की चोटी, जो कहां पर है? दक्कन के पठार में है। और दक्षिण सह्याद्री की आपकी बताई थी मैंने कुद्रे मुख की पहाड़ी, कुद्रेमुख, इसको कुद्रेमुख कहते हैं ऐसे। ठीक है, कुद्रेमुख की पहाड़ी। ओके, अब ये कुद्रेमुख क्या? तो कर्नाटक में कुद्रेमुख नाम की एक खान भी है जहां से लोहा अयस्क निकाला जाता है। बेटा एक एक प्रश्न है, मैंने अभी इसमें पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको इसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आपको मैं खनिज भी बता दे रहा हूं, ताकि आपका एक प्रश्न साथ में नोट करते चले, आप लोग ध्यान रखते चले। ठीक है, कुद्रेमुख। ओके, किसकी बेटा? दक्षिण सह्याद्री की। और इसी पश्चिमी घाट से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जैसे नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, यानी कि नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी का, महाबलेश्वर से कृष्णा का, और कावेरी का कर्नाटक के कुर्ग जिले से उद्गम होता है। ये बड़ी बड़ी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं जो पश्चिम से कहा जाती है बेटा, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जब ये बहती है तो ये किसका निर्माण करती है? तो पूर्वी तट पर बहती है और डेल्टा का निर्माण करती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, ठीक है, इस पूर्वी घाट को क्या कर देती है बेटा? पूर्वी घाट को अलग अलग खंडों में तोड़ देती है। समझना? ठीक है, कैसे समझना कि मैं ये हटा रहा हूं कलसुबाई की चोटी, ये दक्कन का पठार, याद रखना क्या कर रही है कि यहीं के नासिक से एक नदी उद्गम हो रहा है, और उस नदी का नाम आपको पता है, गोदावरी नदी। ठीक है, ये इसकी लंबाई भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैं नदियों के इसमें बताऊंगा आपको। 1465 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई है। भारत की बहुत बड़ी नदियों, सभी बड़ी नदियों में से आती है, दूसरी बड़ी नदी में आती है। चलिए, तो गोदावरी नदी ये भी क्या हो रही है? इस पर्वत श्रेणी को काटती है। महाबलेश्वर से निकलने वाली कृष्णा नदी भी काटती है, साथ में आपकी कावेरी नदी भी। समझ रहे बेटा? उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, यहां से प्रश्न होते हैं।
और दूसरा कि पश्चिमी घाट जो है आपका पूर्वी घाट से आपस में मिलता है। कहाँ मिलेंगे बेटा? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक हम नीलगिरी पर्वत बनाते हैं, इस पर्वत का नाम है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत जो है बेटा ये पश्चिमी घाट, इसको कह रहे हैं हम पश्चिमी घाट, और इसे कह रहे हैं हम पूर्वी घाट। और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी की नीलगिरी पर्वत है बेटा, ध्यान रखना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत है। और इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा की चोटी, डोडा बेटा की चोटी, बेटा या बेटा बोलते हैं बेटा, इसको अलग याद रखना, डोडा बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, डोडा बेटा की चोटी याद रखना है आपको। क्या कि नीलगिरी पर्वत वहां पर नहीं रखी हुई है, देख लीजिए पूरे वहां पर रखी हुई, देखो वहां पे नीलगिरी पर्वत जो है डोडा बेटा की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना, नीलगिरी पर्वत की डोडा बेटा चोटी। ओके, यहाँ पर एक डोडा जनजाति मिलती है, डोडा जनजाति। कौन सी जनजाति बेटा? डोडा जनजाति, डोडा या डोटा, डोडा जनजाति यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में आपका दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी में अगर कभी प्रश्न पूछ ले, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी के बारे में प्रश्न पूछ ले, तो आपको बताना है अन्नाई मूडी की पहाड़ी पर, अन्नामलाई की पहाड़ी पर अन्नाई मूडी है। ठीक है बेटा, अब ये किस पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी पर है अन्नाई मूडी की। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 2695 मीटर। याद रखना है, इसका थोड़ा सा हम जब लिखवाएंगे आपको तब बता देंगे इसके बारे में। तो लगभग 2695 मीटर की लगभग में आपकी क्या है? ये चोटी है। ठीक है, जो दक्षिण भारत की है बेटा। अब एक प्रश्न यहां से आएगा, वो प्रश्न यदि हम देख रहे हैं तो वो एक प्रश्न क्या है, यहां पर देखो, वो प्रश्न ये है कि भारत मतलब दक्षिण में, भारत की दक्षिण में स्थित पहाड़ी का नाम बताइए। पहाड़ी बेटा कौन सी है? तो आपको याद रखना है इलायची की पहाड़ी, इलायची या कहूं कार्डोमम की पहाड़ी, जो भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, एमपीपीएससी में 2018 में इसका प्रश्न था, क्या था कि भारत के दक्षिण में स्थित पहाड़ी का नाम बताना है। क्या बताना है? इलायची की पहाड़ी। ओके, बनेगा आप लोगों से प्रश्न। ठीक है, अगला ये जो पूर्वी घाट है इससे देखते हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के जैसा ही है, लेकिन ये क्या है बेटा? पूर्व दिशा में, मतलब प्रायद्वीप भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो पश्चिमी घाट से नीचे है। ओके, ध्यान रखना है। और साथ में क्या करना है आपको कि ये भी ध्यान रखना है कि ये पश्चिमी घाट के जैसा नहीं है बेटा, ये कटा हुआ है, संलग्न नहीं है। क्यों? क्योंकि नदियां क्या करती है, अपने बहाव के द्वारा इसको तोड़ देती है, अलग अलग भागों में तोड़ देती है। ठीक है, अब ये पूर्वी जो घाट है, इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या बताई थी बेटा? महेंद्रगिरी की। ठीक है, इसी में आपको महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी बताया था। इसी में आपको पालनी की पहाड़ी मिलेगी, सेवराय की पहाड़ी मिलेगी। प्रश्न होते हैं बेटा यहाँ से, पालनी की पहाड़ी पूर्वी घाट में, सेवराय की पहाड़ी आएगी, विशाखापट्टनम की पहाड़ी आएगी। ठीक है, तो इसी पूर्वी घाट से आएगी। ओके, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, सभी एग्जाम में जो मैंने आज आपको ये प्रायद्वीप भारत के बारे में बताया है, ये जो भी मैंने आपको संरचनाएं बताई हैं, ठीक है, इसी में बेटा गिर की पहाड़ियां भी आती हैं। गिर उद्यान कहाँ है आपको याद है क्या? गिर की पहाड़ियां जो है आपके गुजरात क्षेत्र में मिल रही है। गिर आपका, गिर में यहाँ पर एशियाई शेर का संरक्षण किया जाता है, और यहीं से इसी गिर के एशियाई संरक्षण से क्या किया गया है, मध्य प्रदेश के पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का नवीन राष्ट्रीय उद्यान। बेटा एमपी पुलिस में एग्जाम में आना ही है, एमपीपीएससी पुलिस सभी एग्जाम में आना है। क्या
कि मध्य प्रदेश का नवीनतम या 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको याद रखना है पालनपुर कूनो। कहां पर स्थित है? श्योपुर में। ठीक है, कहां स्थित है? श्योपुर में स्थित है। श्योपुर आपका मध्य प्रदेश का उत्तरी चंबल संभाग में आता है और गिर भी यहाँ से, यहाँ के शेरों को यहाँ संरक्षण दिया। तो बेटा इसमें बहुत सारी संरचनाएं और भी हैं, ठीक है, प्रायद्वीप पठार में। तो इसके बारे में हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हाँ।